जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स इंग्लिश में। अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन, विचरण गुणांक, इन सभी टॉपिक को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आपका सभी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर अलग अलग स्टेट का जो है वैकेंसी का किसी भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में आपका ये माध्य, माध्यिका और बहुलक से कम 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये फ़ायदा जो है आप सब के साथ साथ आप सबके दोस्तों तक भी जाए। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काहे कि इसके बाद फिर हम लोग क्षेत्रमिति में अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो लेके आएंगे। यानी मैथ से लेकर के जीएस तक सभी तरह का जो है आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला मैथ का टॉपिक है आपका माध्य। तो पहला है आपका माध्य। तो माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन, MEAN, मीन। फिर दूसरा टॉपिक इसी में हम लोग देखेंगे माध्यिका। दूसरा टॉपिक में हम लोग देखेंगे माध्यिका। तो माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो मीडियन। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो है आपका परिसर। परिसर को इंग्लिश में रेंज बोला जाता है। और वहीं चौथा टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे वो है आपका बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोड। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोला जाता है। पांचवा जो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो है आपका प्रसरण। और वहीं छठा जो टॉपिक है जो हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे वो है आपका मानक विचलन। फिर आगे है आपका सातवां जो टॉपिक है वो है आपका विचरण गुणांक। आप लोग YouTube पे भी अलग अलग वीडियो भी देखे होंगे, जिसमें आपका जो है हर वीडियो में आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक ये 3 चीज़ सिर्फ बताया जाता है। लेकिन अभी जो है हम लोग इस वीडियो में ये 7 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माध्य, चूँकि आपका पहला टॉपिक क्या है? माध्य। तो चलिए हम लोग माध्य को शुरू करते हैं। माध्य में सबसे पहले आप लोग मैथ में अगर हम लोग सबसे पहले माध्य देखते हैं, तो माध्य को जो है बनाने से पहले अगर आप लोग मैथ में अर्थमेटिक टॉपिक है एक आपका औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज को जो है जिस तरह से आप बनाते हैं ठीक उसी तरह से आपका माध्य बनता है। यानी माध्य और एवरेज जो है आपस में क्या है, बनाने का रूल अगर हम लोग देखें तो दोनों एक जैसा ही है। तो एक फार्मूला छोटा सा माध्य निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं, तो सूत्र आप लोग इसको लिख लीजिएगा और निश्चित रूप से नोट कॉपी आप लोग भी बनाइएगा। और माध्य निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले फार्मूला है माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी सिर्फ इस फार्मूले से जो है आप माध्य निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का माध्य हो। बस ये फार्मूला आपको लगाना है। और इंग्लिश में अगर इस फार्मूला को अगर हम कहें तो सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा, काहे कि पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है कुछ होमवर्क 2-3 सवाल आपको दिया जाएगा। अगर आप बढ़िया से टॉपिक को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो 2-3 सवाल जो है आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका, मान लेते हैं एक संख्या है, संख्या
4 1 1 6 2 और 7। इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल रहेगा। ये आपका प्रश्न है, यानी संख्या 4 1 1 6 2 और 7 का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो यानी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए बेसिकली ऐसे सब प्रश्न को मौखिक आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बेसिकली मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग इसको करते क्या हैं, आंकड़ों का योग, योग मतलब होता है जोड़। तो हम लोग करते क्या हैं, आंकड़ा आपका यही है, ये जो आपका यहाँ तक है ये आपका आंकड़ा है। तो यानी 4 योग मतलब जोड़, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस फिर ये 6 फिर ये 2 प्लस और ये फिर 7 बटे आंकड़ों की संख्या। तो संख्या काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका ये क्या हो गया, टोटल कितना संख्या है, तो 6 संख्या है। यानी टोटल आंकड़ों की संख्या जो है वो 6 हो गया। अब अगर आप इन सभी को ऐड करते हैं तो वो आपका 21 आएगा, बटे में आपका 6 है। आप यहाँ से भी इसे भाग करके आंसर कर सकते हैं, या और थोड़ा छोटा फॉर्म करने के लिए 3 दूना 6 3 सते 21, यानी 7/2। अब यहाँ से भाग देना थोड़ा आसान हो जाता है, आप अगर भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि माध्य से संबंधित कुछ भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजी वे में उसे आंसर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे माध्य के बाद अगला जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर है, आप इसे टॉपिक देख लीजिए। माध्य के बाद हम लोग का क्या है, माध्यिका। माध्य आपका खत्म हो गया, अब हम लोग माध्यिका को देखते हैं। तो चलिए हम लोग माध्यिका को शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका माध्यिका। माध्यिका, तो माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मीडियन। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना है। तो इसमें जो है सारा सब चीज़ निकालने के लिए एक अलग अलग छोटा छोटा फार्मूला रहता है। तो इस फार्मूले को हम लोग माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप समझिएगा इस बात को, आंकड़ों का यानी आंकड़ों को जो है अवरोही या आरोही, आंकड़ों को अवरोही या फिर अवरोही क्रम में आंकड़ों को अवरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाने पर जो भी संख्या बीच में आएगा वो आपका क्या होगा, वही आपका माध्यिका कहलाएगा। वही आपका क्या होगा, माध्यिका कहलाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि आपके बीच में कुछ आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, माध्यिका अगर उसमें पूछेगा कि इसका माध्यिका क्या होगा, तब हम लोग उसमें क्या करते हैं कि आंकड़ों को या तो अवरोही या आरोही, तो आप याद रखिएगा किसी भी रूप में आप इसे बना सकते हैं, लेकिन जनरली आप याद रखिएगा कि इसे आपको करना किस में है, तो आरोही क्रम में सजाना है। जैसे हम बताते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहीं पर हम लेते हैं एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक प्रश्न है आपका, इस तरह से आपको देगा 3 5 3 3 5 ऐसे करके लीजिए, 3 3 5 कोमा 7 कोमा 8 कोमा 8 कोमा 8 कोमा 9 कोमा 11 कोमा 12 कोमा 12। अब इसमें आपको पूछेगा इसका माध्यिका निकालें, इसका
माध्यिका निकालें। तो चूंकि अब देखने से आपको लग रहा होगा कि ये जो आंकड़ा है, ये क्रम जो है, ये आपको बिल्कुल आरोही क्रम में ही दिया गया है। आरोही का क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे पहले छोटा होगा उसे पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसे सबसे बाद में लिखेंगे। तो आप देख लीजिए दिए गए संख्या में सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो 3 को पहले लिखा है। 3 के बाद सबसे छोटा क्या है इस दिए गए आंकड़ों में, तो 5 है। 5 के बाद क्या है, तो 7 है। तो पूरा आंकड़ा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये आपका आरोही क्रम में पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, आप फार्मूला को देखिए। इसका जो माध्यिका निकालने का मंत्र यानी सूत्र है, आंकड़ों को या तो अवरोही या आरोही क्रम में सजाने में जो भी संख्या बीच में आएगा, तो अब आप बीच में कैसे आएगा, इसके लिए आपको पूरा आंकड़ा में कितना संख्या है उसको काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी संख्या आपका आंकड़ा जो है वो विषम संख्या में आए। याद रखिएगा संख्या किस में आया, आपका विषम संख्या में। तो ऐसा प्रश्न जो है आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए आसान हो जाता है कि विषम संख्या का मतलब है कि आप देख लीजिए टोटल संख्या कितना है, 11। 11 का मतलब है कि या 5 आगे होगा, 5 संख्या जो है वो आगे होगा और 5 संख्या बाद में होगा, और बीच वाला जो संख्या होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो ये अगर आरोही क्रम में आपका सजाया हुआ है तो आप देख लीजिए यहाँ से 5 संख्या इसको ले लीजिए, ये आपका 5 संख्या इसको छोड़ दिए, फिर आपका 5 संख्या इधर हम लोग ले लेते हैं, ये 5 संख्या इधर छोड़ दिए, तो बीच में आपका क्या रह गया, 8। यानी इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, आंसर यानी माध्यिका बराबर इसका आपका हो जाएगा 8। तो कभी कभी आपको होता क्या है कि आंकड़ा में आपको आरोही क्रम में बनाना पड़ता है। पहले इस सवाल में आपका दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इसमें क्या किए, कुछ भी नहीं किए, डायरेक्ट जो है आंकड़ा माध्यिका निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग या इस फार्मूला को यूज करते हैं उसको कर दिए। अब दूसरा एग्जांपल जो है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसको आरोही क्रम में बिना आरोही क्रम में इस एक सवाल को बनाते हैं। तो देख लीजिए, मान लेते हैं जैसे 4 6 2 5 7 3 8 11 12, फिर आपका ले लेते हैं 4, फिर ले लिए 3 4। मान लेते हैं इतना बड़ा संख्या है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना ही संख्या लें, कुछ भी इसके आगे आप लेते रहें। अगर इसका पूछेगा कि माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका क्या होगा, तब आपको क्या करना है, पहले आपको इस संख्या को जो है आरोही क्रम में सजाना है। और आरोही क्रम में सजाने के लिए हम आपको बताए हैं कि जो संख्या सबसे छोटा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो इसमें दिए गए संख्या में आप देख रहे होंगे कि सबसे छोटा आपका क्या है, 2 है, क्योंकि कहीं भी 1 आपका नहीं है, तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद सबसे छोटा संख्या क्या है, हमको देखना होगा कि अगर 2 और भी संख्या 2 एक बार और रिपीट रहता है, 2 बार और रहता है, तो जितना बार 2 रहता है उतना बार हम यहाँ पर पहले लिखते। चूँकि दिए गए आंकड़े में 2 सिर्फ एक बार था, इसलिए हम लोग 2 को एक बार लिखे। उसके बाद आप देख लीजिए 2 से बड़ा क्या होता है, तो 3। तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो यानी 3 को हम 2 बार यहाँ पर लिख दिए। फिर 3 से बड़ा 4 होता है, क्या इस संख्या में 4 है, तो निश्चित रूप से 4 है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, यानी 3 टाइम जो है आपका 4 आया है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3 टाइम 4। 4 के बाद क्या होता है, 5। तो अब हमको देखना है 5 है, और अगर है तो कितना बार है, तो 5 हम देख रहे हैं 5 यहाँ है, उसके बाद कहीं भी नहीं है, तो 5 लिख दिए। 5 के बाद 6 होता है, तो 6 एक बार आपका 6 भी है, तो इसको भी लिख दिए। 6 के बाद आपका 7 होता है, 7 भी आपका एक बार दिया हुआ है, तो 7 भी लिख दिए हम लोग। 7 के बाद 8 होता है, 8 भी आपका एक बार दिया हुआ है, इसको भी लिख दिए। 8 के बाद जो है 9 होता है, चूँकि आपके दिए गए आंकड़े में 9 नहीं है, तो हम लोग 9 को नहीं लिखेंगे। आगे है आपका 10, तो 10 भी आंकड़ा में नहीं है, तो 10 को भी नहीं लिखे। 11 है, तो 11 को हम लोग लिखेंगे। फिर आपका 12 है, 11 के बाद 12 एक बार है, तो 12 को भी लिखेंगे। इसके बाद अब संख्या मेरा दिख नहीं रहा है, लगभग मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग एक बार करते क्या हैं, जांच करने के लिए इस संख्या को टोटल को गिन लेते हैं कि कितना है, और फिर इसको भी काउंट कर लेते हैं। अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम आरोही क्रम में इसको सजा लिए हैं। तो चलिए काउंट कीजिए, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आंकड़े में दिए गए संख्या कितना है, टोटल 12 है। तो अब इसको मतलब अब नीचे में जो हम लोग आरोही क्रम में सजाए हैं ये भी संख्या कहीं ना कहीं 12 होगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आरोही क्रम में ये बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग इसे बैठा लिए हैं। अब हम लोग क्या देखे थे, पीछे थोड़ा सा आप लोग आ जाइए यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर क्या था, संख्या विषम में था। तो हम आपको क्या बोले कि विषम में जब रहेगा तो आपको माध्यिका निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि बीच को छोड़ दीजिए तो इधर भी आपका इक्वल में, जैसे यहाँ भी 5 संख्या आता है, यहाँ भी 5 संख्या, और बीच में जो आया यानी 5 और 5 10, ये बीच में जो संख्या आएगा वो 11 है। इसलिए इसको हम डायरेक्ट निकाल दिए कि 5 इधर छोड़ दिए, 5 इधर छोड़ दिए, और बीच में क्या है आपका 8। तो यहाँ पर माध्यिका आपका क्या हो गया 8। अगर वहीं पर आपको माध्यिका निकालने के लिए कोई आंकड़ा दे और वो आंकड़ा जो है सम संख्या में हो, यानी जैसे अभी काउंट किए टोटल 12 को संख्या इसमें हुआ, तो अब हम लोग क्या करते हैं 12 संख्या के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि 5 हम लोग जो है 5 इधर से छोड़ेंगे, 5 इधर से छोड़ेंगे और 5 इधर से भी छोड़ेंगे हम लोग। तो 5 5 10 मेरा खत्म हो गया। अगर हम लोग इधर से 6 छोड़ते और इधर से भी 6 छोड़ते तो मेरे बीच में क्या आ जाता है 0। इसका मतलब है कि इसका माध्यिका तब हम लोग नहीं निकाल पाते। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब संख्या आंकड़ा जो है आपका सम संख्या में रहेगा तब आपको क्या करना है कि पहले आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा करें, बीच में 2 डिजिट अभी छूट रहा है, निश्चित रूप से सम संख्या में हमेशा आपको 2 डिजिट ही छूटेगा। तो उस कंडीशन में 5 इधर आप छोड़ दीजिए, 5 इधर छोड़ दीजिए, और ये जो 2 डिजिट बचा यानी 4 और 5, इसे आप क्या कर दीजिए 4 + 5 इसको जोड़ दीजिए। अब चूंकि 2 संख्या है तो 4 + 5/2 कर दीजिए, यानी 5 और 4 को जोड़िएगा तो आप 9 आएगा, और बटे 2 है यानी 9 को अगर 2 से हम लोग भाग देंगे तो 4.5 आता है। तो यानी इसका सवाल का जो है आंसर माध्यिका क्या आ जाएगा 4.5। उम्मीद करते हैं माध्य और माध्यिका आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। माध्य यानी आपका जो है माध्य हो गया। दूसरा टॉपिक हम लोग माध्यिका को भी देख लिए कि माध्यिका कैसे निकलता है, यानी ये 2 सेक्शन आपका इस वीडियो में अभी तक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा टॉपिक है बहुलक। इसके बाद हम लोग परिसर को देखेंगे, क्योंकि जिस समय हम आपको कंटेंट बता रहे थे उस समय हम परिसर को पहले लिख दिए थे। कोई बात नहीं, हम लोग आगे पीछे दोनों को पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो अब हम लोग बहुलक को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसी वीडियो में अभी सारा टॉपिक को देखेंगे, यानी परिसर को भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू सवाल पूछता है। तो चलिए हम लोग बहुलक को देखते हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। यानी बहुलक देखिए, इसमें हम लोग को करना क्या रहता है, आंकड़ों में जो संख्या आप लोग लिखते जाइएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है दोबारा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपका नोट्स बनाया हुआ रहेगा। तो बहुलक में हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। वही जो है आपका बहुलक कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या आपको आंकड़ा के रूप में दिया रहेगा उसमें जो सबसे अधिक बार रिपीट होगा संख्या, वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो आइए हम लोग इसका 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे परिसर की ओर। सबसे आसान आपका बहुलक ही है। तो देख लीजिए, आपका सवाल है प्रश्न नंबर 1। सवाल है आपका 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 का बहुलक ज्ञात करें। आपका इसी तरह से सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा का बहुलक
ज्ञात करें। कभी कभी क्या होता है कि एक ही सवाल में आपको माध्य भी पूछ लेगा, माध्यिका भी पूछ लेगा, बहुलक भी पूछ लेगा। तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग अलग अलग समझे हैं और एक में ही पूछ लेगा तो हम लोग एक ही आंकड़ा से सभी टॉपिक का यानी माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यिका भी निकाल सकते हैं और बहुलक भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या है, ये दिया गया संख्या है और इसमें आपको क्या बताना है, बहुलक बताना है। बहुलक के लिए हम लोग क्या बोले, आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार यानी जो सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। यानी अब आप देख लीजिए, इसमें 3 है एक बार, 12 है एक बार, 4 है एक बार, सॉरी 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 आपका कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। 6 एक बार है, 8 एक बार है, 5 एक बार है। तो चूंकि आंकड़ों में जो है 4 सबसे अधिक बार है, यानी सारा संख्या जो है एक एक बार है और 4 जो है वो आपका कितना बार है, 2 बार है। तो इसका मतलब है कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सीधा आप आंसर कर दीजिएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4। आइए हम लोग दूसरा भी एग्जाम्पल इसी का लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि संख्या है 3, 5, 2, 3, 6, 4, 3, 8, 9, 3। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका अगर बहुलक पूछे आपसे कि इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो आप देखने से ही लग रहा है कि 3 जो है सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी 4 बार 3 आपका रिपीट हुआ है। बाकी जो है आपका 5 एक बार हुआ है, 2 एक बार हुआ है, 6 एक बार हुआ है, 4 एक बार हुआ है, 8 एक बार हुआ है, 9 एक बार हुआ है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सीधा आप आंख बंद करके इसका आंसर क्या कर देंगे, 3 हो जाएगा। यानी बहुलक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे यहाँ पर जो आपका परिसर है, परिसर को देखते हैं कि परिसर किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं परिसर को। इस वीडियो का चौथा टॉपिक है आपका परिसर। परिसर को इंग्लिश में रेंज भी बोला जाता है, रेंज। अब हम लोग परिसर के लिए क्या करते हैं, इसका आप परिसर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे आप एग्जांपल से समझ लीजिए 3, 5, 2, 6, 4, 8, 7, 11, 9, 14 यानी 14, 12, 13, 27। तो इसका अगर पूछेगा आपसे कि इसका परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें, तब हम लोग क्या करते हैं परिसर निकालने के लिए। तो इसमें जो है अभी आपका प्रश्न, इसमें फार्मूला हम लोग क्या देखें कि आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या में, यानी सबसे बड़ी संख्या आप देख लीजिए आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो लिख लीजिए आप लोग सबसे बड़ी संख्या बराबर 27। चूँकि इन दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ा क्या है, वो है आपका 27। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आप देख लीजिए सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, 2, यानी 27 माइनस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25। तो यानी दिए गए आंकड़ों में, यानी इस सवाल का जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 25 आपका क्या निकल गया, परिसर निकल गया। तो परिसर निकालने के लिए भी आप समझिए कि बहुलक जो सबसे अधिक बार होगा, और परिसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी को घटा देते हैं, आपका परिसर निकल जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लिए, हम लोग 4 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। वो 4 टॉपिक क्या है, माध्य आपका कंप्लीट हो गया, माध्यिका हो गया,
बहुलक हो गया और परिसर हो गया। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो है प्रसरण और मानक विचलन, दोनों एक साथ देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है आपका माध्य। ये आपका कंप्लीट हो गया, माध्यिका भी देख लिए, बहुलक भी हो गया, परिसर भी हो गया है आपका। अब हम लोग का आगे जो है वो है आपका प्रसरण, यानी प्रसरण और मानक विचलन को इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ देखते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे। फिर आपका अंतिम टॉपिक इस वीडियो का होगा वो होगा विचरण गुणांक, इसको हम लोग अलग से देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रसरण, प्रसरण और मानक विचलन, प्रसरण और मानक विचलन। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके इन सभी को भी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रसरण निकालने के लिए या मानक विचलन निकालने के लिए तो एक सूत्र होता है, आप इसे भी लिखिएगा। और हर एक चीज़ निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है एक छोटा सा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, मानक विचलन बराबर होता है आपका फार्मूला रूट अंडर प्रसरण, और इसमें आप लोग क्या कर देंगे, मोड लगा देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मोड का मतलब ये होता है, कहीं आप लोग लिख लीजिएगा कि मोड लगाने से आपका तात्पर्य मैथ में ये है कि वो संख्या जो है या फिर वो वैल्यू जो है वो कभी निगेटिव में नहीं होगा। यानी मोड का मतलब हुआ कि वो संख्या हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। वो संख्या आपका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। और जब भी आपको एग्जाम में मानक विचलन पूछेगा तो आपको प्रसरण जरूर सवाल में दिया हुआ रहेगा, तभी आपसे मानक विचलन पूछेगा। वहीं अगर प्रसरण बराबर फार्मूला अगर आप लोग देखते हैं, प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। याद रखिएगा, तो प्रसरण बराबर क्या होता है फार्मूला, मानक विचलन का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये भी पता चल गया कि अगर किसी सवाल में आपसे प्रसरण पूछे तो निश्चित रूप से उस सवाल में आपको मानक विचलन दिया हुआ रहेगा, उसका आप स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। और मोड वाला कहानी निश्चित रूप से आप प्रसरण में याद रखेंगे कि प्रसरण निकालने के लिए आपको मोड लगाना ही होगा। मोड का मतलब होता है कि वैल्यू हमेशा जो है आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, वो वैल्यू निगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल में सवाल है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, यदि एक संख्या का मानक विचलन कितना है, 6.5 है, तो इसका प्रसरण ज्ञात करें। कहने का मतलब अभी हमने आपको बताया कि अगर सवाल में मानक विचलन आपसे पूछेगा तो प्रसरण दिया हुआ रहेगा, प्रसरण अगर आपसे पूछा तो मानक विचलन दिया हुआ रहेगा। अब आपका सवाल में ये है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना है, 6.5 है, तो इसका प्रसरण ज्ञात करें आपका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो आप देख लीजिए कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, यानी मानक विचलन आपका कितना दिया हुआ है, 6.5 है, और आपको निकालना क्या है, प्रसरण है। और प्रसरण बराबर क्या होता है फार्मूला, तो लिख लीजिए, प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर कर देना है आपको। अर्थात मानक विचलन यहाँ आपको दिया हुआ है, मानक विचलन जो है ये आपका दिया हुआ है सवाल में, तो यानी हम लोग क्या करते हैं, मानक विचलन 6.5 है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी अगर आप 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42.25। इसे आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं। तो मानक विचलन हम लोग समझ गए कि मानक विचलन दिया हुआ रहेगा तो प्रसरण हम लोग कैसे निकालते हैं। कुछ सवाल और है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। जैसे ये आपका पहला सवाल है, इसे आप पहला मान लें।
अब दूसरा सवाल जैसे रहेगा, मान लीजिए यहीं पर अगर किसी जनसंख्या का, सवाल लिख लीजिए, अगर किसी जनसंख्या का मानक विचलन, अगर किसी जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो प्रसरण ज्ञात करें। तो अब आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि प्रसरण बराबर फार्मूला क्या होता है। तो मानक विचलन का स्क्वायर, यानी मानक विचलन आपका कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा, 36 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कम से कम प्रसरण निकालने के लिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मानक विचलन कैसे निकालते हैं। अगर सवाल में प्रसरण दिया हुआ रहेगा तो मानक विचलन हम लोग कैसे निकालते हैं। मानक विचलन में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब हम लोग मानक विचलन को कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मानक विचलन बराबर फार्मूला जो होता है इसे आप लोग लिख लेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, मानक विचलन बराबर होता है मानक विचलन बराबर होता है आपका फार्मूला पीछे भी हम लोग इसको लिखे थे, फिर भी लिख लीजिए, प्रसरण अंडर रूट, यही आपका क्या होता है, मानक विचलन बराबर फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मानक विचलन बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, रूट अंडर प्रसरण, और इसमें मोड लगाते हैं। मोड का मतलब हम पीछे भी आपको बताए कि इसका मतलब है कि वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अब जैसे एक सवाल आप लिख लीजिए यहाँ पर समझने के लिए एग्जाम्पल, कि एक संख्या के सेट का प्रसरण, एक संख्या के सेट का प्रसरण 81 है, 81 है, तो डाटा का मानक विचलन, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये मोड का आप जो है वैल्यू यहाँ पर समझेंगे ऑप्शन को देख के। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है +-9, बी नंबर में है 9, सी में है आपका 81, डी में है 27। तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि चूँकि आपको निकालना क्या है, मानक विचलन, आपको फाइंड करना है मानक विचलन, और दिया हुआ है आपका प्रसरण 81 है। तो फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, प्रसरण बराबर क्या होता है, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। तो प्रसरण आपका 81 है, तो रूट अंडर हम लोग इसको अगर बनाएंगे तो रूट अंडर क्या करते हैं, 81 करते हैं। अब अगर हम लोग बिना मोड लगाए इसको डायरेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका रूट अंडर 81 को हम लोग क्या बोलते हैं, +-9। लेकिन ये जो मोड हम लोग लगाते हैं शुरू से आ रहे हैं, तो मोड का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू हमेशा किस में जाएगा, +9 में, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 9, जो कि आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गलती से भी आपको +-9 आंसर नहीं करना है, इस बात को आपको याद रखना है। यानी इस प्रश्न को आपको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना है, और मोड निश्चित रूप से आप लगाइएगा। क्या है, ऑप्शन में आपको जो है +-9 भी रहेगा, 9 भी रहेगा। अगर मान लीजिए किसी संख्या के सेट का प्रसरण जो है वो 144 है, तो आपको ऑप्शन में जो देगा वो +-12 भी देगा और नॉर्मल सिर्फ 12 भी देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप कुछ भी ऐसा संख्या ले लें, प्रसरण वही आपको लेना है जो एकदम अच्छा से आपको लगे, जिसका वर्ग निश्चित है। जैसे आपके लिए होमवर्क रहा है, सवाल आपका यही है, सिर्फ प्रसरण के जगह पे आपको 144 हम कर दिए, 144 तो हम आपको बता दिए, यानी प्रसरण के जगह सिर्फ हम आपको क्या कर दिए हैं, 9 कर दिए हैं। तो ये सवाल
आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि यानी एक संख्या के सेट का प्रसरण 9 है तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा। ये प्रश्न का आंसर हम लोग आप सबके लिए मतलब हम आप सबके लिए छोड़ दिए हैं, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम टॉपिक है इस वीडियो का, वो टॉपिक है, हम लोग देख लेते हैं क्या टॉपिक है। टॉपिक है आपका 7वां और अंतिम टॉपिक इस वीडियो का, विचरण गुणांक। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। आपका है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक चैनल से जुड़ जाइए और निश्चित रूप से बहुत जल्द जो है आपका मैथ का सभी टॉपिक का वीडियो जो है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो विचरण गुणांक बराबर फार्मूला आप देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 यानी इस फार्मूला को आपको याद रखना है। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। तो अब इसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आप देख लीजिए, जैसे सवाल रहेगा आपका, एक बंटन का माध्य, एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है। तो मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। अब इस सवाल को आपको बनाने के लिए ये वाला फार्मूला लगाना होगा। अब आप देख लीजिए, इसको याद कैसे रखिएगा, इस फार्मूला को देख लीजिए, मानक विचलन बटे माध्य। तो मानक विचलन जो है शब्द में माध्य से बड़ा है। मानक में आप देख लीजिए 3 शब्द यहाँ है, 4 शब्द यहाँ है, 4 3 7 शब्द है और यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 शब्द है। तो आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जिसमें जितना अधिक शब्द बड़ा होगा वो ऊपर होगा और नीचे में छोटा वाला शब्द होगा तो नीचे होगा, इंटू 100 करना है। तो अब आपको देखना है कि सवाल में मानक विचलन कितना है। तो मानक विचलन आप देख लीजिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यानी इसका हम लोग करेंगे क्या, यानी 5 बटे माध्य 15 दिया हुआ है तो 15 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। तो अब आप अगर इसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33.33%। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अब आगे एक और सवाल है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। इसी में समझने का हम लोग दूसरा प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि एक बंटन का मानक विचलन 16 है, यानी 16 है और माध्य 80 है। माध्य कितना है, 80 है। तो फिर आपको विचरण गुणांक निकालना है। विचरण गुणांक क्या होगा। इस सवाल को हम यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पहले हम इस सवाल को बता दिए हैं। अब इसका ऑप्शन हम लोग दे देते हैं, आप ऑप्शन इसका ले लीजिए और बाकी आपको इसका आंसर आपको बताना है। ए में 20%, बी में 10%, सी में 40% और डी नंबर ऑप्शन है 60%। इसका आंसर जो है क्या होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विचरण गुणांक जो है एग्जाम्पल नंबर 2 का इसे इस तरह से करके अगर आप सबसे बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा विचरण गुणांक का एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर क्या होगा। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग
कुछ होमवर्क आपको दे दिए हैं, 2 प्रश्न इसमें पूछे हैं और हम लोग जो है इसमें देखें क्या क्या चीज़। तो एक बार फिर से देख लीजिए, माध्य को देख लिए, माध्यिका देख लिए, परिसर देख लिए, बहुलक देख लिए, प्रसरण देख लिए, मानक विचलन देख लिए और विचरण गुणांक देख लिए हैं। तो यानी लगभग 7 टॉपिक जो है हम लोग एक वीडियो में, यानी आधा घंटा की वीडियो में हम लोग क्या कंप्लीट कर दिए हैं 7 टॉपिक को। और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस में मैथ दे रखा है, तो निश्चित रूप से माध्य, माध्यिका, बहुलक उससे सवाल पूछता है। कम से कम 2 नंबर हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से हूबहू डायरेक्ट दिलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।